हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस पढ़ो घर से ऐप में और इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 के आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट में जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें से मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन आप सभी का कवर करा रहा हूँ। होपफुली आप सभी इसके बारे में अवेयर होंगे। ओके, सो देखिए, हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि कोई भी जो चैप्टर का नाम होता है वो पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में डिफाइन करता है कि हम उस चैप्टर में आखिर पढ़ने वाले कौन कौन सी चीज़ों को हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो हमारा ये जो चैप्टर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस चैप्टर में हम केमिकल से रिलेटेड जितने भी बॉन्डिंग होते हैं, जो बॉन्ड कनेक्शन होती है जिसमें कि अलग अलग रासायनिक पदार्थ आपस में किसी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, भले वो आयनिक बंध हो, भले वो धात्विक बंध हो, भले वो वैद्युतयोजी बंध हो, भले वो सहसंयोजक बंध हो। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम आपको समझना इंपॉर्टेंट था, तो आई थिंक चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, इस चैप्टर के लिए हमारे पास मोटिव क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपके लिए सिलेक्शन किया है ये सेंटेंस जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा, दैट आई एम नॉट अफ्रेड, आई वॉज बॉर्न टू डू दिस। कि मैं केमिस्ट्री से डरा हुआ नहीं हूँ, मैं साइंस से डरा हुआ नहीं हूँ, मेरा जन्म ही इसे करने के लिए हुआ है, इसे समझने के लिए हुआ है, इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए हुआ है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। आप बस ऐसा बोलते रहिए। फिर उसके बाद देखिए, आपकी मंजिल जो है ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, आप अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर लोगे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब आप अपने सपने के बारे में दिन रात सोचते हो कि मुझे ये बनना है, मान लो आप में से किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या किसी को आईएएस बनना है, तो वो दिन रात अगर इसको सोचता रहे कि मुझे ये करना है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एनी हाउ जैसे भी करके मैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, तो वो जो है वो बच्चा ज़रूर ही सक्सेस हो जाएगा। वो ज़रूर ही सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान कम से कम अपने गोल के बारे में सोच रहा, वो कुछ तो करेगा ही अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसके खुद के। क्योंकि जब हम किसी भी काम को अंजाम देते हैं, तो अगर हमारे काम में, हमारे एफर्ट में कुछ कमी है, तो वो हमारी गलती होती है और उसी वजह से हमारा जो है वो अचीवमेंट पूरा नहीं हो पाता। किसी और की गलती नहीं होती उसमें। देखिए, सबसे पहले हम कवर करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है, जिसमें कि इसके इंडेक्स में आप देखोगे इससे आयनिक बंध से संबंधित चीज़ों को, यानी आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड बातों को, संयोजकता को समझाऊंगा मैं आप सभी को, सहसंयोजक बंध के बारे में बताऊंगा, आयनिक या सहसंयोजी यौगिक के बारे में बताऊंगा, आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में बताऊंगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में। तो इन 6 टॉपिक को डिस्कस करना है। अब आप सोचोगे कि सर 6 टॉपिक डिस्कस करना है तो एक लेक्चर में तो आप 6 टॉपिक करा ही देते हो, तो ये खत्म हो जाएगी। अरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स भी मौजूद हैं। कई सारे सब टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे और टॉपिक्स भी दिखाए गए हैं। ये तो मेन हेडिंग है आपका, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये मेन हेडिंग है। इसके नीचे और सब टॉपिक्स भी आपको नजर आएंगे जिनको आपको अभी कवर करना है। ओके, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसके इंट्रोडक्शन ले लें कि आखिरकार इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट को इसका। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रासायनिक आबंध में इसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है आपकी बुक में। तो मैं आपके बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय, हमने परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय पढ़ा है
कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, साथ ही प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा व्यवस्था भी निश्चित होती है। अब मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा कि ये आखिरकार क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए, हम व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। तो आपके बुक पे बताया गया है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो क्या ये सही है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। जैसे मान के चलो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में यहाँ पे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, यह परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होगी, और इलेक्ट्रॉनों और जो है यहाँ पे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होगी। तो अगर मान लो हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये इसका सेंटर हो गया, आपको पता है जैसे कि ओके। यहाँ पे कौन कौन सी होती चीज़ें हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, आपको पता है ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद ये इसका पहला कोष है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये उसका दूसरा कोष है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ओके। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितनी है, 7 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या 7 है, ये तो पता चल रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, वो हो जाएगा लगभग 7 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये प्रोटॉनों की संख्या, तीनों के तीनों तो सेम ही है ना, ये तो निश्चित क्रम में है ना, ये तो बार बार परिवर्तित नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर है, हमने क्या डिस्कशन करा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर है तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ये साथ तो दोनों तरफ से बराबर हुआ ना, तो ये ऋणावेशी तो ये धनावेशी, दोनों कैंसिल हो गया। मतलब यह परमाणु क्या हो जाएगा, यह परमाणु हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये परमाणु कैसा बिहेव करेगा, उदासीन परमाणु की समान बिहेव करेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर हो तो वह उदासीन होता है। ये कब बराबर होंगे, जब कोई परमाणु जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि परमाणु किसे कहते हैं? क्या आपको ये पता है परमाणु किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं भाई परमाणु के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, परमाणु जो है, एक काम करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके। देखिए, परमाणु जो है वो क्या होता है, अगर आप परमाणु के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे अगर मान के चलो कि मैं बोलता हूँ सिर्फ नाइट्रोजन, मैं बोलता हूँ सिर्फ ऑक्सीजन, मैं बोलता हूँ सिर्फ हाइड्रोजन, तो ये खुद में एक परमाणु है। लेकिन अणु क्या हो जाएगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ गया और क्या बना लिया, N2 बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ गया और क्या बना लिया, O2 बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे अणु हो जाएगा। हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ गया और क्या बना लिया, H2 बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वहाँ पे अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। ओके। तो अब देखिए, आपका अगला टॉपिक कहता है इसमें कि देखा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व क्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व जो है अक्रिय होते हैं। मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो वो कौन से तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते? तो देखिए, हमारा क्वेश्चन उठ रहा है कि कौन से तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, इसका उत्तर लिखिए आप सभी, जिन तत्वों के
अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जिन तत्वों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो वो कौन से तत्व हैं, क्या आपको पता है उसके बारे में? बिल्कुल बता देते हैं भैया आपको। तो वो तत्व आते हैं प्यारे बच्चों 18वें समूह में। कौन से तत्व आते हैं? 18वें समूह वाले तत्व, 18 ग्रुप वाले तत्व जो आपकी आवर्त सारणी में है। आवर्त सारणी पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में आता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सभी तत्व जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एकमात्र ऐसा तत्व है हीलियम, जो कि एक अपवाद के रूप में है प्यारे बच्चों। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि एक अपवाद के रूप में है। ओके, बाकी जितने भी तत्व आपको देखने को मिलेंगे उन सब के अष्टक पूर्ण हो गया रहता है, जिसलिए वो जो है उन गैसों को, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? इन सबको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस। ओके, ये उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ओके प्यारे बच्चों, तो आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके पहले स्लाइड में। ये आपका इंट्रोडक्शन ही था। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें 8.1 में दिया गया था कि आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड कहते हो, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके बाद मैं आप सभी को इससे रिलेटेड एक डायग्राम समझाऊंगा। एक ही डायग्राम से आप नहीं समझ पाओगे, इसके लिए मैं आपको 3-4 ऐसे अलग अलग तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि डायग्राम से आप सिर्फ देख सकते हो, एग्जाम में बना नहीं सकते। ओके, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आप उसको सीख पाओगे। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को इसमें छोड़ा गया है क्योंकि एक ये जो है अपवाद का स्वरूप है। ओके, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ा गया है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, अब 8 से कम है तो 8 चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक तत्व क्या होता है ना दोस्तों, वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अभी अभी मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में समझाया, अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 18वें समूह में जो तत्व हैं, वैसे ही अष्टक पूर्ण करना चाहता है, उनके समान व्यवहार दिखाना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये लोग इलेक्ट्रॉनों का लेना देना करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान प्रदान भी करते हैं और कभी कभी शेयरिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलो कि 2 बंदे हैं, एक इस तरफ चंगू है और इस तरफ मंगू है। चंगू के पास मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, इसके पास भी 50 लाख की प्रॉपर्टी है। दोनों चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, तो क्या करेंगे? इनको 50 लाख कमाने में एक जन्म लग जाएगा। तो फाइनली ये लोग क्या करेंगे? ये लोग दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे। ओके, आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, यानी कि चंगू का 50 लाख रुपए मंगू यूज कर सकता है, मंगू का 50 लाख रुपए चंगू यूज कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों करोड़पति हो गए। तो ये आसान तरीका है आयनिक बॉन्ड बनाने का। अगर मान लो किसी को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, उसके पास अगर कहीं से मान लो कोई उसको 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, तो वो क्या करेगा? अपने जैसे ही किसी ऐसे बंदे को खोजेगा जिससे वो पार्टनरशिप कर ले। तो वहां पे वो एक बंद बनाएगा और वो बंद बनाने के बाद जो है वहां पे वो क्या करेगा? क्या करेगा? अष्टक पूर्ण कर लेगा। लेकिन ऐसे बंद को हम सहसंयोजक बंद कहते हैं, आयनिक बंद नहीं कहते। आयनिक बंद में क्या होता है कि कोई भी परमाणु जो है वो अपना अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। कोई भी परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सकता है, 3 से कम को भी छोड़ सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा को नहीं छोड़ सकता। और 3 इलेक्ट्रॉनों को कोई भी परमाणु जो है वो ग्रहण भी कर सकता है। कोई भी परमाणु या तो ग्रहण कर सकता है या तो कोई भी परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का दान दे सकता है। तो वहां पे क्या होगा? जो दान देगा उसे हम धनावेश से दिखाएंगे और जो ग्रहण करेगी, जो भी परमाणु ग्रहण करेगी उसे हम ऋणावेश से दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में एक आयनिक बंध बनेगा।
अब वो आयनिक बंध कैसे बनेगा, इसको जानने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, इस डायग्राम को। तो चलिए पहले इस डायग्राम के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि आखिरकार ये डायग्राम हमें किन किन बातों की सूचना दे रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पे मैंने डायग्राम को लार्ज कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे एक सोडियम परमाणु है, सोडियम, और यहाँ पे एक क्लोरीन परमाणु है। अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए सोडियम और क्लोरीन का बहुतायत यूज होता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे अगर आपको इसको समझना है तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या है, सोडियम का जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो है 11 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका होता है 17। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 और 1 में ब्रेक होगा, और ये जो है 2 8 और 7 में ब्रेक होगा। तो अब जैसा कि हमारी शर्त थी आयनिक बंध की कि एक परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की दरख्वास्त है, मतलब जरूरत है। तो ये सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉनों को देने की बात करता है क्लोरीन को, बोलता है भाई तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तेरा भी अष्टक हो जाएगा, और तू भी क्या है, एक उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। और मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो मेरा भी काम बन रहा है भाई, तेरा भी काम बन रहा है। तो क्यों ना हम पार्टनरशिप कर ले, पार्टनरशिप नहीं, मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं भी अष्टक हो जाऊंगा और तुम भी अष्टक हो जाओगे। तो बोलता है ठीक है भाई, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान दे देता है दोस्तों, और ये जो है धनावेश गुण दिखाता है और ये ऋणावेश गुण। मतलब अभी भी मैंने बताया, जो धनावेश दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन दाता, जो ऋणावेश दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राही बन जाता है। हो गया। तो फाइनली जो है इन दोनों के बीच में एक आयनिक बंध बन गया, ये धनायन दिखाएगा और ये ऋणायन दिखाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड के बीच में यहाँ पे जो धनायन होता है उसको केटायन कहते हैं, और जो ऋणायन होता है उसे एनायन कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है इसको। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल जग जाहिर है। तो इसके लिए देखो आपको क्या जानना पड़ा, इसके लिए आपको जानना पड़ा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ा, संयोजी। आप जब तक भाई संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता नहीं होगा, संयोजी मतलब इसकी वैलेंसी को आपको जानना पड़ा कि लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके उपस्थित थे, वो आपको पता चला, आपका काम आसानी से हो गया। तो बस इतनी सी बात है प्यारे बच्चों, जो आयनिक बंध बनते हैं ना उनमें ऐसी ही संरचना होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। ओके, तो अब यहाँ से हम कुछ और एक आध एग्जाम्पल इसका कवर कर लेते हैं, जैसे किसी एक में, जैसे मान लो हम कर लेते हैं कवर पोटेशियम क्लोराइड में। ओके, पोटेशियम क्लोराइड में हम इसके आयनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज और, एक बात और यहाँ पे आपको जाननी जरूरी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ वाइट। देखिए जैसा कि आपने देखा कि सोडियम जो था उसने परमाणु क्रमांक 281 से अपने आप को बदला और इसने परमाणु क्रमांक दिखाया 28। ओके, और जो क्लोरीन था प्यारे बच्चों वो 287 था, इसने अपने आप को दिखाया 28 और 8। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने एक इलेक्ट्रॉन लपक लिया, किसने, क्लोरीन ने। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग दिया और इन्होंने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, किसने, क्लोरीन ने। ओके, तो यहाँ से ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसको दान दे दिया, तो ये बन गया धनावेश और ये बन गया ऋणावेश। ये तो पता चल गया आपको। अब यहाँ से कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट है, क्या, कि ये किसके समान अष्टक पूर्ण किया, ये जानना भी आपको जरूरी है। आपके बुक में कई बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे की कक्षाओं में भी देखने को मिलेगा, तो अभी से आप सीख जाओ। ओके, आप 12th वालों को टक्कर दे सकते हो, इतना नॉलेज आपको आ रहा है धीरे धीरे, मुझे पता है। तो देखो ये जो है हमको पता है कि अष्टक के रूप में अगर आप देखोगे तो अष्टक के रूप में जो गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं उनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा हीलियम। ओके, तो हीलियम का तो 2 होता है तो उसको छोड़ ही दो। फिलहाल दिखेगा आपको नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है 10। तो ये 10 होता है, तो अगर इसको ब्रेक करोगे तो 2 और 8 में ब्रेक होगा। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे आर्गन। क्या दिखेगा यहाँ पे, आर्गन दिखेगा दोस्तों। ओके, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और ये गुण दिखाता है 2 8 और 8 की। तो अब यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये जो सोडियम है ये नियॉन की तरह व्यवहार कर रहा है और ये जो क्लोरीन है ये आर्गन की तरह व्यवहार करेगा।
इसका मतलब यही है कि ये ठीक है, उत्कृष्ट गैस तो बन गया, लेकिन किसके जैसा व्यवहार करेगा? इसके जैसा व्यवहार करेगा, आर्गन जैसा व्यवहार करेगा क्लोरीन, क्योंकि इसमें भी, क्लोरीन में भी 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मतलब क्लोरीन माइनस आयन में 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और सोडियम धन आयन में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मतलब इसका व्यवहार जो है नियॉन की तरह होगा, सोडियम का। सोडियम आयन का व्यवहार जो है वो नियॉन की तरह होगा, धन आयन का व्यवहार। और क्लोरीन ऋणायन का व्यवहार जो है वो आर्गन की तरह होगा। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, और ये दोनों यहाँ पे संतुलन को प्राप्त करेंगे, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में और ज्यादा ये लोग भागीदारी नहीं दिखाएंगे दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल करके एक क्रिस्टल का भी निर्माण करते हैं, जो आपने अपने बुक में देखा होगा। एक क्रिस्टल बनाते हैं जिसको वैदुस्योजी क्रिस्टल कहा जाता है। वो क्रिस्टल कैसे बनती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपके बुक में एक ड्राइंग है जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए हम उस क्रिस्टल को भी बना लें यहाँ पे। होपफुली आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, क्योंकि स्क्रीन में उस क्रिस्टल को बनाना इज डिफिकल्ट। ये आप कर लीजिए। उसके बाद एक मिनट, ये कर लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। ओके, और यहाँ वाले को इससे और इसको इससे। अब मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज करके बनाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला इससे आके मिल गया, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ पे। ओके, अब एक काम और करना है हमको यहाँ पे, क्या कि यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो थोड़ा सा और कलर चेंज करते हैं। ओके, और यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींचिए और इसको मिला दीजिए, और बीचों बीच एक लाइन खींचिए, ये वाली। तो ये हो गया आपका एक और लाइन। ओके, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्रिस्टल का निर्माण हो चुका है। अब हम यहाँ से सोडियम और क्लोरीन आयनों को दे देंगे। यहाँ से एक लाइन जाएगी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से देखिए ये क्रिस्टल आपका पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से सोडियम आयनों को देना स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखो क्या करना है यहाँ पे। सोडियम आयन को देने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा और कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर क्लियर समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोडियम देंगे। ये ब्लैक कलर है, आपको ब्लू कलर आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें कलर क्लियर नहीं होगा। मैं किसी और कलर को ले लेता हूँ। ओके, ग्रीन कलर लेके देखते हैं। ओके, ये है मान के चलो सोडियम। ओके, ये सोडियम है, एक छोड़ के यहाँ पे सोडियम ये आ जाएगा। यहाँ पे एक, देखिए इस तरीके से। मैं थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेता हूँ, तो दूसरा कलर रहेगा ज़्यादा सही रहेगा। हम इसको, चलिए ये हो गया आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन को मैं इस तरीके से डार्क लाइन से कर देता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पूरा। यहाँ पे ये जो बना है, ये हो गया आपका सोडियम। यहाँ पे आ गया आपका क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है डार्क लाइन पे है। यहाँ पे आ गया फिर से सोडियम, और यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ये भी जो है डार्क लाइन पे है। और यहाँ पे आ गया सोडियम, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और ये सोडियम। अब देखो ये यहाँ पे इस जगह पे क्या है, ये एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सोडियम, और यहाँ पे क्या आएगा, एक क्लोरीन। इस तरीके से यहाँ पे एक सोडियम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक क्लोरीन, और इस जगह पे एक सोडियम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आया है क्या, एक क्लोरीन आया है ये वाला, तो इस जगह पे एक सोडियम, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे एक क्लोरीन। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक सोडियम, यहाँ पे एक क्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे सोडियम आएगा। ओके बच्चों,
तो इस तरीके से आप ये डायग्राम को बना सकते हो, एक सोडियम एक क्लोरीन से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से ये डायग्राम पूरा बन जाएगा। ओके, तो ये बनेगा आपका क्रिस्टलीय संरचना। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके बुक में है, आप देख सकते हो, बाकी डायग्राम ये इसी तरीके से बनेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको आयनिक बंध समझना है तो आपको लुईस संरचना समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस की संरचना जो है आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुईस की संरचना से ही आप सब कुछ समझ पाओगे। इसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो आपको सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ओके, और दूसरी बात आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, आपको परमाणु क्रमांक पता होगा, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैग्नीशियम है मान के चलिए, ओके, तो लुईस संरचना क्या होती है ये भी मैं आपको सिखा दूं। जैसे मान लो कोई भी तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 5 में ब्रेक होगा। तो इसको आप जो है कैसे दर्शाओगे, लुईस कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म पे दर्शाते हैं, ये डॉट के फॉर्म पे दर्शाते हैं या फिर क्रॉस के फॉर्म पे। उसके बाह्य पक्ष, बाह्य तरफ जो है इसकी संरचना बना करके, जैसे 5 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 5 क्रॉस कर दीजिए, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इस तरीके से इसकी संरचना कैसे भी आप बना सकते हो, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि इसी तरीके से बनाओगे आप, ओके, या तो फिर आप इसको 1 2 3 4 5 करके भी दिखा सकते हो। ये भी आपकी संरचना होगी, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगी, यानी कि लुईस संरचना हो जाएगी एक प्रकार से। तो लुईस संरचना से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो प्यारे बच्चों कि कैसे इसकी संरचना फॉर्म होगी। जैसे मान के चलो मैं आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल देखता हूँ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो ये 2 8 और 2 में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नजर आएंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो क्लोरीन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये किस तरीके से संरचना यहाँ पे प्राप्त करेगा। तो मैग्नीशियम MgCl2 जैसे बनाता है, आपने देखा होगा, ये कैसे ये संरचना प्राप्त करेगा। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि क्लोरीन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं, अभी अभी आपने देखा है। तो 1, इसका संरचना हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और एक और क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दान दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसे दान दे देगा, और खुद क्या बन जाएगा, Mg+। लेकिन कैसा प्लस बनेगा, 2+ बनेगा प्यारे बच्चों। और जो क्लोरीन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो क्लोरीन में देखिए ये हो जाएगा 1 2, ओके, और यहाँ पे आप कर लीजिए 3 4, यहाँ पे आप कर लीजिए 5 6, और यहाँ पे आप कर लीजिए 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो कि ग्रहण कर रहा है। और यहाँ पे अपना जो है ये ऋण विद्युतता गुण दिखाएगा, वो कैसे दिखाएगा, यहाँ पे आप इसको माइनस सिंबल दे सकते हो, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ माइनस दे करके यहाँ पे 2 लिख सकते हो, ओके। दोनों तरीका कंसिडर होगा और दोनों तरीका सही होगा। इस तरीके से आप इसकी लुईस की संरचना बना सकते हो, ओके। अब यहाँ पे इसको आप कैसे दिखाओगे, MgCl2 के फॉर्म पे दिखाओगे, तो यही जो है आपके लिए MgCl2 की संरचना होगी, जिसमें मैग्नीशियम का भी अष्टक पूर्ण हो रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, और क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो रहा है क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्लोरीन। ओके प्यारे बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे जो आपके बुक में दिए हैं, क्योंकि अगर आपके बुक के एग्जाम्पल्स मैं नहीं समझाऊंगा तो आप भड़क जाओगे मेरे ऊपर, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये क्या होगा, 2 8 10, 8 18 और 2 20 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद अगर आप मान लो कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है, तो ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। अगर आप ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 6 में ये ब्रेक होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 और 6 में ये ब्रेक होगा, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की जरूरत है। तो यहाँ तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है इसमें। कैसे सीधा रिलेशन दिख रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से जो कैल्शियम है आपका, वो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगा, किसको, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और खुद ऋणायन बना जाएगा, और इसको जो है धनायन बना देगा, ओके। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने से ये जो है 8 हो जाएगा।
ओके, तो फाइनली इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन लुईस संरचना से आप इसको कैसे बनाओगे, क्योंकि आपके बुक में लुईस संरचना को समझाया गया है, तो मैं आपको लुईस संरचना से ही इसको बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको इरेज कर लूं। तो देखिए, हम इसको लुईस संरचना के द्वारा देखेंगे कि लुईस संरचना ने आखिरकार इसके लिए क्या कहा है या कैसे समझाया है। तो यहाँ पे देखो, जो कैल्शियम है प्यारे बच्चों, कैल्शियम के पास है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 10, 8, 18, 2, 22, सॉरी 2, 20। और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना चाहता है और ऑक्सीजन के पास है 2 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो कैल्शियम के बाह्य कोश में यानी कि इसकी संयोजकता है 2, तो हम यहाँ पे 2 दिखा देंगे, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। ओके, एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ताकि आप सभी को भी थोड़ा सा क्लियर क्लियर व्यू हो। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्लियर है? ओके बच्चों, अब यहाँ से देखिए, हम थोड़ा सा अब किसके लिए करेंगे, हम अब करेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं हम। ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया आपका कितना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, ओके, 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे रहा है मान के चलो, और 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से ये डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसकी संरचना कैसे परिवर्तित होगी, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा कैल्शियम, और यहाँ पे ये 2+ आयन इस तरीके से दिखा रहा है। ओके, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके बैठा हुआ है, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और यहाँ पे पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, 1, 2, 3, 4, और ये हो गया 5 और 6। इस तरीके से इसकी संरचना हो गई। अब यहाँ पे आप 2 ऋणायन यहाँ दिखा दो, कैसे? ये यहाँ पे आप एक ऋणायन, ये दूसरा ऋणायन, और यहाँ से इसको बॉक्स में बंद कर दो। हो गया आपका काम। यही हो गई आपकी क्या? लुईस संरचना। अब या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों मिलकर के बन गए। ओके, यानी कि बिना बुझा चुना। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का बनना हमने समझ लिया प्यारे बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको कीजिएगा। वो होमवर्क कौन सा है? आपको एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बारे में बताना है, कैसे कैसे होगा उसमें यह लुईस संरचना, और कैसे वे आयनिक बंध बनाएंगे। मैं आपको एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बता दे रहा हूँ, वो 13 होता है, और क्लोरीन का 17। ये आप दोनों, आप सभी के लिए ये होमवर्क है प्यारे बच्चों। तो आप जो है इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा आयनिक बंध कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों। आजकल ये वाला लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है, मैं दूसरा लेक्चर आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना आपको, इसीलिए मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।